सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 7 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी। ये जो यूनिट है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन हर चीज पूरी मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट न्यू क्वेश्चन भी पूछेगी तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। इस तरीके से हर कंसेप्ट को समझाऊंगी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एकदम कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखो, लास्ट तक देखो और हर चीज को समझो। ठीक है, हर चीज को समझो प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन से, तो आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। आप लोगों के पास मॉड्यूल तो होगी, तो अपनी मॉड्यूल को ओपन कर लो। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो मॉड्यूल में जो एग्जांपल्स है ना वो यहाँ से हटाया है, लेकिन बाकी मॉड्यूल की सारी चीजें इस पीडीएफ में कवर है। तो मॉड्यूल को ओपन कर लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में हर चीज आ जाएगी। ओके, सो पीपल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, वेरी इजी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। अभी मैम इंडिमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडिमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना। मतलब लॉस अगर हो गया है तो उसका पेमेंट करना, लॉस का कंपेंसेशन देना, कंपेंसेट करना, उसको बोलते हैं इंडिमनिटी। बोलो मेरे साथ, मैम लॉस की भरपाई करना, लॉस अगर किसी को हो गया है तो उसको पेमेंट देना, उसको बोलते हैं इंडिमनिटी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंडिमनिटी लिटरली मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस और टू मेक गुड द लॉसेस। मतलब जो लॉस है उसकी भरपाई करना, लॉस को गुड बनाना, दिस इज इंडिमनिटी। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी क्या होता है, एक एग्जांपल दूंगी, फिर अपन ना सारी चीजें यहां से लिंक करेंगे, इस डेफिनेशन से लिंक करेंगे। ध्यान से समझना एज पर सेक्शन 124। सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, इस एग्जांपल को समझना, फिर तुमको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी देखो मेरी सीए की फर्म है, मैं सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करती। मेरे पास एक दिन क्लाइंट आता है कि मैम ऑडिटिंग करवा दो, हमारे रिटर्न्स फाइल कर दो। मैंने क्लाइंट को बोला कि क्लाइंट अभी मैं तो एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो मैं आपका रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगी, मैं ऑडिटिंग नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा एक पार्टनर है, ये भी सीए है, ये भी सी है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये आपका रिटर्न फाइल कर देगा, ये आपकी ऑडिटिंग करवा देगा। तो क्लाइंट ने बोला मैम ठीक है, आप नए ऑडिटर को दे रहे हो, नए सीए को दे रहे हो, लेकिन अगर इसने कुछ मिस्टेक कर दिया तो यार हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मैंने बोला क्लाइंट डोंट वरी, इसको सब कुछ आता है, ये सब कुछ अच्छे से करेगा, लेकिन अगर ये मिस्टेक कर भी देता है, अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है, मैं उस लॉस की भरपाई करूंगी, मैं उस लॉस का पेमेंट करूंगी। ऐसा मैंने क्लाइंट को बोला। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। देखो यहाँ पे हर एक वर्ड को ना एकदम लिंक करेंगे, हर एक वर्ड को लिंक करेंगे। देखो, a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him। इस केस में मैंने क्लाइंट से वादा किया, मैंने क्लाइंट से प्रॉमिस किया, अगर आपको कुछ भी लॉस हो जाता है तो मैं लॉस की भरपाई करूंगी, मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ टू सेव द अदर, क्लाइंट को सेव कर रही हूँ लॉस होने से अगर उसको लॉस हो गया मैं लॉस की भरपाई कर दूंगी। कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। मतलब ये जो क्लाइंट को लॉस हुआ है ना वो मेरे वजह से भी हो सकता है, कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। यहाँ पे प्रॉमिसर मैं हूं क्योंकि वादा मैंने किया, तो मेरे एक्शन की वजह से उसको नुकसान हो सकता है, या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इस केस में ना ये वाला रूल फिट होता है। देखो, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर है वो रिटर्न फाइल कर रहा था, मतलब मैंने दूसरे पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया कि यार अगर उसने प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको कुछ नुकसान हो गया, तो मैं लॉस की भरपाई करूंगी। मतलब मैंने वादा किया दूसरे पर्सन के कंडक्ट के लिए, इसको बोलते हैं इंडिमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैम कितना सिंपल है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को वादा करता है अगर आपको कुछ लॉस हो गया तो आपके लॉस की भरपाई मैं कर दूंगी, आपका लॉस का कंपेंसेशन का पेमेंट मैं कर दूंगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी बोलते हैं। वेरी गुड। उसके बाद समझना यहाँ पे देखो इस लाइन का मतलब क्या है, कंडक्ट ऑफ अ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना वो क्या कर रहा है, सिर्फ ह्यूमन एक्ट पे फोकस कर रहा है, मतलब गलती जो प्रॉमिस कर रहा है उससे भी हो सकती है या फिर कोई और दूसरे व्यक्ति से भी हो सकती है। मतलब वो यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहा है। मैम आप इस वर्ड पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमन से गलती हो गई तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी रहेगा? बेटा क्योंकि आगे दिया है लॉस दैट इज ओकेशन बाय द एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन। मतलब अगर लॉस कोई पर्सन की वजह से नहीं होता है, अगर वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होता है, नेचुरल इवेंट की वजह से होता है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 124। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉइंट से ना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना के पूछ सकती है। अगर लॉस हुआ है एक्ट ऑफ गॉड के वजह से, मतलब ऐसे कारण की वजह से जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो नेचर की वजह से हुआ, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। अगर अर्थक्वेक आ गया, किसी को लॉस हो गया,
भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, ये क्या है? ये ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। दिस ऑल आर एक्ट ऑफ गॉड। अगर लॉस होता है किसी व्यक्ति को एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, नेचुरल इवेंट की वजह से, तो वो सेक्शन 124 में कवर नहीं होगा। मतलब एज पर सेक्शन 124 दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसलिए यहाँ पे दिया है कि वो जो एक्ट है वो ह्यूमन के वजह से होना चाहिए, चाहे जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी वजह से या फिर कोई और व्यक्ति की वजह से, लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। ओके, मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है? ये लेक्चर को देखने के बाद ना आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी समझना नेक्स्ट इज, अभी देखो जो वादा करता है, इस केस में वादा कौन कर रहा था? मैम वादा तो आप कर रहे थे कि अगर क्लाइंट को कुछ नुकसान हो गया तो आप उसको लॉस की भरपाई कर देंगे। तो मैं कौन हूं? मैं यहाँ पे इंडेमनीफायर हूं। क्या हूं? इंडेमनीफायर है। मतलब जो वादा करता है दैट इज अ इंडेमनीफायर, जिसको वादा दिया जाता है। इस केस में क्लाइंट कौन है? इंडेमनिटी होल्डर है। इंडेमनिटी होल्डर है मतलब जिसके लिए लॉस की भरपाई की जाएगी वो इंडेमनिटी होल्डर है। जो लॉस की भरपाई करेगा दैट इज इंडेमनीफायर। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और यहाँ पे तो सेम चीज अपने ऊपर पड़ा भी कि ह्यूमन का एक्ट होना चाहिए, द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लो। मैंने एमटीपी आरटीपी जितने भी क्वेश्चन देखे इंस्टीट्यूट ने ना, ये वाले पॉइंट पे फोकस किया है, लाइफ इंश्योरेंस पे। इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से सुनना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी। जो फायर इंश्योरेंस रहता है, मराइन इंश्योरेंस रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी रहता है, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी। जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी नहीं रहता। पहले तो ना फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल समझते हैं। अभी देखो ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, इसने क्या किया ना, अपने गोडाउन के लिए, इसका गोडाउन था, बहुत बड़ा गोडाउन था, बहुत सारे गुड्स थे, 10-15 लाख के गुड्स थे वहां पे। उसने क्या किया, अपने गोडाउन के लिए फायर इंश्योरेंस निकलवाया। फायर इंश्योरेंस निकलवाया, वो कंपनी के पास जाता है और इंश्योरेंस निकलवा के आता है अपने गोडाउन के लिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये इंडिग्निटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? मैम इंडिग्निटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया ना, अगर फ्यूचर में इसका गोडाउन जल गया ना, अगर इसका गोडाउन जल गया, इसके गुड्स पूरे डैमेज हो गए, मतलब इसको नुकसान हो गया, फिर ये जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम देगी। मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे उसके लॉस की भरपाई कर रही है, लॉस के रिलेटेड जो भी लॉस हुआ है उसका पेमेंट कर रही है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या है? इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इंडेमनीफायर है। यहाँ पे बिजनेसमैन क्या है? जिसको लॉस की भरपाई की जा रही है। मैम ये तो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर है। सो अपने को समझ में आ गया दैट फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस। एंड व्हाट इज मराइन? जब सी के थ्रू गुड्स आते हैं ना उसको मराइन बोलते हैं। जो जब सी के थ्रू गुड्स आते हैं ना तो बिजनेसमैन यूजुअली क्या करता है, उसका भी इंश्योरेंस निकलवाता है, ताकि ना जो सी में गुड्स डूब ना जाए, नीचे ना चले जाए, डैमेज ना हो जाए। ओके, so marine insurance is when the goods come through sea. Okay, I hope people this is very much clear to you कि देखो फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस क्या है बेटा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी है। अभी फोकस करना मेन वाले पॉइंट पे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी। देखो लाइफ इंश्योरेंस ना, जब कोई व्यक्ति खुद पे इंश्योरेंस निकलवाता है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। अब मुझे बताओ एक वर्ड पे फोकस करो, अपन ने क्या पढ़ा था? मैम इंडिग्निटी का मतलब होता है लॉस के रिलेटेड भरपाई करना, लॉस का पेमेंट करना। अगर कोई व्यक्ति की जान चली जाती है, मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब मुझे बताओ उसका जो भी लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं क्या इजीली? अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई मतलब ना अपना 10 लाख का नुकसान हो गया, मिस्टर बी की डेथ हो गई मतलब ना 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसे मेजरमेंट कर सकते क्या? यार लाइफ जो डेथ है ना उसका कभी भी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, उसका लॉस का कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन रीजन। इसलिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका लॉस की भरपाई हो ही नहीं सकती, लॉस का कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, मेजरमेंट का कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड इन दिस केस। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको क्लियर हो चुका है। इंडेमनीफायर मतलब जो वादा देता है, इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको वादा दिया जाता है। और एक्ट ऑफ गॉड इसमें आता है क्या? इसमें नहीं आता है। एंड नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस, इसमें आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता। ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट इज मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है इंडेमनिटी का? एक्सप्रेसली बन सकता है या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी बन सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब भी तुम एक्सप्रेस वर्ड सुनो ना, ये यूनिट नंबर 1 में भी दिया है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लिख के बनाया जाता है थ्रू राइटिंग या फिर बातचीत करके बनाया जाता है, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्सप्रेसली बात किया जाता है। या फिर इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्टली मतलब थ्रू एक्शन। तुमको एक्शन से समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्शन के थ्रू समझ में आ गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एसेंशियल एलिमेंट्स कहां पे दिए? मैम एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं यूनिट नंबर 3 में। वहां पे दिया है कि जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वहां पे दिया है कि इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए।
तो जो वहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स दिए ना, अपना लॉ क्या बोल रहा है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिनिटी में भी वो सारी चीजें फॉलो होना चाहिए, ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉलोड इवन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिनिटी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ठीक है, मैं सिर्फ तुमको प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ऐसा मत समझना जो मैम बोल रहे वही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है, जो पास्ट पेपर पैटर्न में आया उसके हिसाब से बता रही हूँ। क्वेश्चन एक तो यहां से बन सकता है, लाइफ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है, और दूसरा बन सकता है यहां से सेक्शन 125, इसको भी अच्छे से करना। सेक्शन 125 क्या बोलता है, मतलब देखो राइट्स ऑफ इंडिमनिटी होल्डर व्हेन सूट, इंडिमनिटी होल्डर कौन रहता है, अपन ने जो बिजनेसमैन का एग्जांपल देखा था उससे समझते, तीनों पॉइंट को लिंक करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने गोडाउन के लिए इंश्योरेंस निकलवाया, फायर इंश्योरेंस निकलवाया, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या थी, इंडिमनिफायर थी, क्योंकि वो लॉस की भरपाई करने वाली है। यहाँ पे बिजनेसमैन क्या है, इंडिमनिटी होल्डर है, तो यहाँ पे बोला गया है राइट ऑफ इंडिमनिटी होल्डर, मतलब इन दिस केस व्हाट आर द राइट्स ऑफ दिस बिजनेसमैन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ दिस बिजनेसमैन। मैम कितनी सिंपल बात है, अगर इसने इंश्योरेंस निकलवाया फायर का, तो अगर इसके गोडाउन में आग लग जाती, अगर गुड्स डैमेज हो जाते, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग सकता है, मतलब जो भी डैमेज हुआ वो मांग सकता है, तो वही तो चीज दी यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, उसको सारे डैमेजेस मिल जाएंगे। अगर उसके गुड्स का नुकसान 10 लाख का हुआ है, उसको 10 लाख का नुकसान मिल जाएगा, अगर 15 लाख का हुआ था उसको 15 लाख का नुकसान मिल जाएगा, मतलब सारे डैमेजेस उसको मिल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज ऑल कॉस्ट विच ही मे have been compelled to pay in bringing or defending the suit। मैम इसका मतलब क्या है, डिफेंडिंग द सूट और ब्रिंगिंग द सूट, इसका मतलब क्या है, अभी एग्जांपल समझ के चलो कि ना इस बिजनेसमैन को लॉस हो जाता है 10 लाख रुपए का, इसका गोडाउन चल जाता है और सारे जो गुड्स चल जाते हैं वो 10 लाख रुपए के रहते हैं, वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि देखो मेरा गोडाउन चल गया, मेरे गुड्स चल गए, 10 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि 10 लाख तो हम नहीं देंगे, हम तुमको 2 लाख रुपए देंगे, हम तुमको 2 लाख रुपए देंगे। ये बिजनेसमैन बोलता है भाई ऐसे कैसे, सिर्फ 2 लाख से क्यों होने वाला है, मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये क्या करता है, ये कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। तो देखो इसने ना लॉयर को अपॉइंट किया, अग्रीमेंट बनाया, इसने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, किसके लिए, फॉर ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, सूट मतलब केस फाइल करना। तो अगर यहाँ पे जो इंडिनिटी होल्डर है, अगर उसको जरूरत पड़ जाती है केस फाइल करने की, तो जो भी वो एक्सपेंसेस करता है वो बाद में सारे एक्सपेंसेस इंडेमनिफायर से ले सकता है। तो इस केस में वो सारे कॉस्ट वहां पे लिख लो, लॉयर का कॉस्ट आ जाएगा, अग्रीमेंट आ जाएगी, जो सारी चीजें हैं फॉर ब्रिंगिंग द सूट, वो सारे कॉस्ट वो ले सकता है फ्रॉम द इंडेमनिफायर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज ऑल सम व्हिच ही मे हैव बीन पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट करना, अभी समझो यहाँ पे ये क्या करता है, केस फाइल करता है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कि मुझे 10 लाख का क्लेम चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नहीं हम सिर्फ 2 लाख का देंगे। थोड़े टाइम बाद अभी तक ना कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया, उसके पहले फिर इंश्योरेंस कंपनी सोचती है यार ये तो बहुत ही झंझट चल रही है, बहुत ही देर तक ये केस चल रहा है, तो वो जाती है इस बिजनेसमैन के पास, इंश्योरेंस कंपनी के लोग इस बिजनेसमैन के पास जाते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट करते हैं, उसके साथ अग्रीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कि बिजनेसमैन देखो ये कोर्ट में जब फाइनल डिसीजन आएगा उसको बहुत टाइम लग जाएगा, अपन क्या करते हैं जो मामला यहीं पे सेटल कर देते हैं, 10 लाख चलो तुम्हारी भी नहीं सुनते, हमारी 2 लाख भी नहीं सुनते, हम तुमको 8 लाख रुपए देंगे, हम तुमको 8 लाख का डैमेजेस दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, बिजनेसमैन मान गया, ठीक है 8 लाख दे दो, इंश्योरेंस कंपनी भी मान जाती है, बिजनेसमैन भी मान जाता है। तो अपना लॉ बोलता है अगर तुमने खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, तो जितना भी सम था, जितना भी अमाउंट था उसका पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस है, कोई केसेस में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो सम दे दो, कोई केसेस में अगर तुमको कोर्ट में जाना पड़ा तो सारे कॉस्ट ले लो, या फिर अगर कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं पड़ी तो जो डैमेजेस है वो मिल जाएंगे। बेसिक क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डैमेजेस सारे मिल जाएंगे, ओके। अगर कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती है फिर ये 2 केसेस आएंगे, अगर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर ये दोनों केसेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुमको पूछती है इंस्टीट्यूट सेक्शन 125 बताओ तो प्रॉपरली ये तीनों पॉइंट्स बता देना, ठीक है। सेक्शन 125 नेक्स्ट इज व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर कमेंस, मतलब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कब आएंगी। मैम कितना सिंपल है, अगर इसका गोडाउन चल जाएगा, अगर डैमेज हो जाएगा, अगर श्योरिटी है कि हाँ यार डैमेज तो हो चुका है, गुड्स सारे डैमेज हो चुके हैं, अगर श्योरिटी आ जाएगी ना, सर्टेनिटी आ जाएगी कि हाँ सही में गुड्स जल चुके हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी वही की वही आ जाएगी। सेम चीज यहाँ पे दी है, इट कैन बी स्टेटेड दैट द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर कमेंसेस मतलब कब स्टार्ट होंगी, एज सुन एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टन। जैसे ही एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब जैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ सही में आग लग चुकी है, गुड्स डैमेज हो चुके हैं, जब सर्टेनिटी आ जाएगी, फाइनलिटी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ पैसे देना ही पड़ेगा, तो लायबिलिटी एज सुन एज आ जाएगी, ओके। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये बहुत अच्छे से कर लो और लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट जो है उसको अच्छे से समझ लो।
ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आधा न्यू क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ह्यूमन एक्ट के वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी हो सकती है, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ गॉड के वजह से नहीं होती है। ओके, सो वी आर डन विद द इंडिमनिटी। नेक्स्ट इज पीपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछती है। गारंटी वर्ड तुमको ऑलरेडी पता रहेगा, गारंटी मतलब किसी को गारंटी देना, जिम्मेदारी लेना। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और अ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। दो वर्ड है यहाँ पे, गारंटी दी जा सकती है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा दूंगा या फिर तुम्हारी जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट कर दूंगा थर्ड पार्टी को, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक एग्जांपल से समझाऊंगी फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी, एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगी, ध्यान से समझना। मेरा एक कजिन ब्रदर है, मेरा एक कजिन भाई है, उसको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए उसको 25 लाख रुपीस की जरूरत थी। वो जाता है बैंक में लोन लेने के लिए कि मुझे 25 लाख रुपीस का लोन चाहिए। बैंक वाले बोलते कि सर हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन एक गारंटी लेके आओ, किसी की तो गारंटी लेके आओ, फिर हम आपको लोन पास कर देंगे, आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने मेरे भाई के बदले बैंक वालों को गारंटी दिया, मैंने मेरे भाई के बदले बैंक वालों के पास गारंटी दिया। इसका मतलब क्या है, अगर फ्यूचर में जाके मेरा भाई लोन का रिपेमेंट नहीं करता है, लोन का रिपेमेंट नहीं करता है तो मुझे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी की लायबिलिटी के लिए जिम्मेदारी लेना, किसी की लायबिलिटी के लिए जिम्मेदारी लेना इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर फ्यूचर में जाके मेरा भाई लोन का पेमेंट नहीं करता है बैंक वालों को तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव गिवन अ गारंटी। एंड द पर्सन हु गिव्स अ गारंटी, जो व्यक्ति गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोला जाता है। तो इस केस में मैं श्योरिटी बन जाऊंगी क्योंकि मैंने गारंटी दिया। जिसको गारंटी दी जाती है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। मैंने यहाँ पे बैंक वालों को गारंटी दिया तो बैंक वाले यहाँ पे क्रेडिटर बन गए। जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसको प्रिंसिपल डेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरा भाई प्रिंसिपल डेटर बन गया। तो क्या फ्यूचर में जाके समझ के चलो कि मेरे भाई ने क्या किया, लोन का पेमेंट किया नहीं, तो मैंने बैंक वालों को लोन का पेमेंट कर दिया, तो क्या बाद में अपने भाई से वो पैसा रिकवर कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी थोड़ी ना थी, ये तो मेरे भाई की लायबिलिटी थी। तो मेरे कजिन ब्रदर की लायबिलिटी बन जाएंगी कि उसको मुझे फ्यूचर में जाके पैसा देना पड़ेगा। अगर उसके बदले मैंने बैंक वालों को पेमेंट कर दिया तो फिर से अभी समझो आपने क्या पढ़ा, मैम आप श्योरिटी हो जाओगे क्योंकि आपने गारंटी दिया। यहाँ पे बैंक वाले क्रेडिटर हो जाएंगे क्योंकि जिसको गारंटी दी जाती है उसको क्रेडिटर बोला जाता है, और जिसके लिए गारंटी दी जाती है, जिसकी मेन लायबिलिटी रहती है, उसको प्रिंसिपल डेटर बोला जाता है। तुम ऐसा भी समझ सकते हो, जिसको पैसा आने वाला है या फिर जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसकी लायबिलिटी रहती उसको डेटर बोलते हैं, और जो श्योरिटी देता है, जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योरिटी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे तीन पार्टीज हो जाएंगे, दैट इज श्योरिटी, दैट इज प्रिंसिपल डेटर एंड दैट इज क्रेडिटर। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस केस में अपन ने क्या पढ़ा, इसमें ना तीन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, तीन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। कैसे? अब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में रहता है? मेन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन डेटर एंड द क्रेडिटर। बेटा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो यहाँ पे बैंक वालों के बीच में है और मेरे कजिन भाई के बीच में है। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यार लोन इन्होंने दिया और लोन इसने लिया, इसको लोन की जरूरत थी, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे बीच में और बैंक वालों के बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने गारंटी दिया। अपन ने अभी तो पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब गारंटी देना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मेरे बीच में और बैंक वालों के बीच में है, क्योंकि मैंने बैंक को गारंटी दिया। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, देखो एक वर्ड है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, मतलब मेरे बीच में और मेरे भाई के बीच में क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? एक रहता है एक्सप्रेस, एक रहता है इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर रिटर्न तरीके से करना। इंप्लाइड मतलब इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, अजम्पशन किया जाता है। मैम इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है, अगर मैंने मेरे भाई के बदले बैंक वालों को पेमेंट कर दिया ना, तो मेरे भाई के बीच में और मेरे बीच में बन जाएगा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब मेरे भाई को मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। मुझे उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बैंक वालों के पास पेमेंट कर दिया तो मुझे फ्यूचर में पेमेंट कर देना। ऐसी बातचीत करने की जरूरत नहीं है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो। इसका मतलब मैम अगर आपने आपके भाई के बदले बैंक वालों को पेमेंट कर दिया, बैंक वालों को पेमेंट कर दिया, तो फ्यूचर में जाके आपके भाई को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीधा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे कहीं लिखावट की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। दिस इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझना।
अभी फैमिली रिलेटेड एग्जांपल लूंगी तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा सेलर और बायर का एग्जांपल समझना। अब देखो ये सेलर है, ठीक है, ये सेलर है, ये गुड्स बेचने वाला है, ये बायर है, इसको गुड्स खरीदना रहता। अभी बायर को ना 10 लाख के गुड्स खरीदना रहता, 10 लाख के गुड्स खरीदना रहता, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे। सेलर बोलता है ठीक है बायर, मैं तुझे क्रेडिट बेसिस पे गुड्स देने के लिए तैयार हूं, उधारी पे गुड्स दे दूंगा, लेकिन किसी की तो गारंटी लेके आओ, एक प्रॉपर पर्सन की गारंटी लेके आओ, फिर मैं तुमको उधारी पे गुड्स दे दूंगा। तो बायर ने क्या किया, उसका एक दोस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो क्या करता है, ये जो इसका फ्रेंड है, बड़ा बिजनेसमैन है ना, इसने गारंटी दिया सेलर को कि सेलर, अगर बायर ने तुझे पेमेंट नहीं किया 10 लाख रुपए का, तो मैं तुझे पेमेंट करूंगा। तो ये बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन होगा। तो बिजनेस में भी गारंटी दी जाती है, बिजनेस में भी गारंटी दी जाती है। तो इस केस में बच्चों मुझे बताओ, इस केस में 3 पार्टीज कौन कौन है? मैम, जिसने गारंटी दिया ना, ये बिजनेसमैन ने, ये श्योरिटी हो जाएगा। हाँ सही बात है, जिसकी लाइबिलिटी है, मेन लाइबिलिटी, उसको डेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे ये डेटर हो जाएगा कौन? बायर, क्योंकि इसकी मेन लाइबिलिटी है। और जिसके लिए लाइबिलिटी है, मतलब जिसके पास पैसा आना है, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। सो ही सेलर इज अ क्रेडिटर। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको श्योरिटी मिल चुकी है, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल असेंशियल फीचर ऑफ अ गारंटी। अभी देखो गारंटी के असेंशियल फीचर्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने आरटीपी एमटीपी पास क्वेश्चन पेपर में पूछा है। इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंप्लीफाई वे में तुमको समझाऊंगी। फर्स्ट इज पीपल पर्पस। फर्स्ट इज पर्पस। तुम सोच के देखो कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। मैम देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि जिसको पैसा आना रहता ना, जिसको पैसा आना रहता ना, वो ना एक सेफ जोन ले लेता है गारंटी से। मतलब ना वो गारंटी लेके ना सेफ्टी ले लेता है कि हाँ चलो मेरा पेमेंट तो आने ही वाला है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म ही होने वाला है। तो जो क्रेडिटर रहता है ना, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ मेरा पैसा आने ही वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस है। तो यस बेटा, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस है कि जिसको पैसा आना रहता है ना, वो एक श्योरिटी ले लेता है, वो एक सिक्योरिटी ले लेता है, वो सेफ हो जाता है कि मेरा पैसा तो आएगा ही। दैट इज द पर्पस बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट। क्या है? सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट। द एक्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी। इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट, देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। डेट रहेगा तो ही गारंटी देंगे, और इसका मेन पर्पस क्या है? सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। मतलब जिसको पैसा आना रहता ना, वो सेफ्टी ले लेता है, सिक्योर कर लेता है कि भाई मेरा पेमेंट तो आने ही वाला है। दिस इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, जब पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में। अपन ने वहां पे ये भी पढ़ा था कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यहाँ पे भी कंसिडरेशन की जरूरत है, लेकिन किसके बीच में? यहाँ पे तो अपन ने देखा था 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एक मेरे बीच में, बैंक वालों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक बैंक वालों के बीच में और मेरे भाई के बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई के बीच में और मेरे बीच में था। लेकिन कंसिडरेशन कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए? अपना लॉ बोलता है कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट किसके बीच में है? क्रेडिटर के बीच में और डेटर के बीच में। अपन ने यहाँ पे देखा था यार, 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसके बीच में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसके बीच में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, यहाँ पे बैंक वालों ने मेरे भाई को लोन दिया, मेरे भाई ने लोन लिया, तो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें कंसिडरेशन क्या है? मेरे भाई को क्या मिल रहा है? मेरे भाई को यहाँ पे लोन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, 25 लाख का लोन मिल रहा है। मतलब ये इसके लिए कंसिडरेशन हो गया। व्हाट इज कंसिडरेशन? जब पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, दैट इज अ कंसिडरेशन। इसको 25 लाख का लोन मिल रहा है, ये इसके लिए कंसिडरेशन है। बैंक वालों के लिए कंसिडरेशन क्या है? बैंक को फ्यूचर में लोन का रीपेमेंट मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस ब्याज मिलेगा, तो बैंक के लिए वो कंसिडरेशन आ गया। मतलब यार ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन है, इसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपना लॉ बोलता है यहाँ पे सेम चीज बोली गई है, अ गारंटी विदाउट अ कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। समझाती हूँ, बट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है देखो, श्योरिटी के बीच में और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। मैम इसका मतलब क्या है? अभी देखो इस केस में श्योरिटी कौन है? मैं हूं। क्रेडिटर कौन है? बैंक वाले हैं। इस केस में ना हमारे बीच में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बोलता है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन है ना, बस हो गया। अगर मेरे भाई को लोन मिला ना, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कंसिडरेशन मिल गया, वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। क्या है देखो, वर्ड क्या है? इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। अगर यहाँ पे डेटर को कंसिडरेशन मिल जाता है, डेटर को यहाँ पे लोन मिल गया, तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसका मतलब मैम श्योरिटी के बीच में और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बीच में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
देखो फिर से बता रहे हो, अपन यहाँ पे देखा था सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में रहता है, क्रेडिटर के बीच में और श्योरिटी के बीच में, मतलब बैंक वालों के बीच में और मेरे बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या है देखो, बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पास्ट कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो मेरे भाई ने ना ये बैंक वाले से लोन ले लिया, ठीक है, 2 महीने पहले लोन ले लिया, मतलब ये पुरानी बात है, ये पास्ट कंसिडरेशन है। उसने 2 महीने पहले लोन ले लिया, बैंक वाले ने लोन पास कर दिया, अब 2 महीने बाद वो मेरे पास आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि क्या मैं गारंटी दे सकती हूँ क्या, मतलब ये तो पास्ट कंसिडरेशन हो गया। अपना लॉ बोलता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तुमने कंसिडरेशन ऑलरेडी यूज कर लिया है, तुमने लोन यूज कर लिया है कहीं ना कहीं, तो बाद में तुम आके गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी कब ले सकते, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले गारंटी दे सकते हैं। पास्ट कंसिडरेशन के लिए कभी भी गारंटी नहीं दी जा सकती, बट फॉर अ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि पास्ट कंसिडरेशन पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज पीपल नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, सेक्शन 142 एंड सेक्शन 143। अभी इसको समझना, अपने बुक में लिख लो। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत इंफॉर्मेशन देना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, मतलब झूठी बातें करना, और कंसीलमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को छुपाना। यहाँ पे दोनों जगह यूज हुआ है मटेरियल वर्ड। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पैरा में दिया है मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, दैट इज सेक्शन 142। बाद में दिया है कंसीलमेंट के बारे में, दैट इज सेक्शन 143। इस केस में भी क्या होता है, गारंटी इनवैलिड होती है, इस केस में भी गारंटी इनवैलिड होती है। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। इस पर इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस बना के दे सकती है। अगर क्रेडिटर जो क्रेडिटर रहता है, अपने केस में कौन था, बैंक वाले, अगर क्रेडिटर झूठी इंफॉर्मेशन देके, मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा के अगर गारंटी लेता है श्योरिटी से, तो वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। तो वो गारंटी दोनों केसेस में इनवैलिड हो जाएगी। मैम इसका एग्जांपल बता दो, तो बेटा एग्जांपल सुनना। यहाँ पे ना बैंक वाले क्या है, बैंक वाले इस केस में क्रेडिटर है, ठीक है। तो बैंक वालों ने क्या किया, मेरे साथ झूठी बातें किया या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको छुपाया। अभी जो मेरा कजिन है, इसने क्या किया था, बैंक वालों से पहले भी लोन लिया था, इसने पहले का लोन भी अभी तक चुकाया नहीं, पहले का लोन का रिपेमेंट भी अभी तक किया नहीं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैंक वालों ने मुझे नहीं बताई। और दूसरी, उन्होंने मुझे रॉन्ग इंफॉर्मेशन बताई। क्या बताई, जैसे ना इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट है ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, पूरे लॉसेस में चल रहा है बिजनेस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने गलत तरीके से बताई, उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया मुझे कि मैम आपके जो भाई की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना बहुत अच्छी है, आप टेंशन मत लो, आपको तो पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब उन्होंने मुझे गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया, हालांकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन बैंक वालों ने बताया एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, आपको तो पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है। मतलब उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन करके मेरे से गारंटी ले लिया, एक श्योरिटी से गारंटी ले लिया। अपना लॉ बोलता है इस केस में अगर तुमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया, अगर तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो जो गारंटी रहेगी ना वो इनवैलिड हो जाएगी, दोनों केस में इनवैलिड हो जाएगी, मतलब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज राइटिंग नॉट नेसेसरी। जो बेटा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, वो बातचीत करके भी हो सकता है। इस केस में मैं सीधा बैंक वालों के पास जाती हूँ, बातचीत करके उनको गारंटी देती हूँ, ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा भी चलता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइटिंग में जरूरी नहीं है। सो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स दैट गारंटी मे बी आइदर ओरल और रिटन, मतलब बातचीत करके भी दे सकते हैं, रिटन तरीके से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज, सेक्शन 144। इसको भी ध्यान से सुनना। सेक्शन 144 क्या बोलता है, ये बोलता है, एग्जाम्पल समझ के चलो कि मैंने क्या बोला, मैं बैंक वालों के पास जाती हूँ, मैं कजिन को बोलती हूँ, ठीक है, मैं बैंक वालों के पास जाती हूँ, मैं कजिन को बोलती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ मैं गारंटी देने के लिए रेडी तो हूँ, मैं गारंटी देना चाहती हूँ, लेकिन ना मेरे साथ कोई और ज्वाइन करना चाहिए, मतलब दूसरे कोश्योरिटीज आना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई और पर्सन भी गारंटी देगा ना तो मैं गारंटी दूंगी, फिर फाइनल गारंटी दूंगी, मैं अकेली गारंटी नहीं दूंगी, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर मेरे साथ कोई और ज्वाइन करेगा तो मैं गारंटी दूंगी, मैंने ऐसा बोला। अगर यहाँ पे मैंने इनके पास एक कंडीशन रख दिया, बैंक वालों के पास और यहाँ पे मेरे भाई के पास, तो ये कंडीशन पूरा होना चाहिए ना। अभी समझ के चलो कि आगे जाके कोई दूसरा श्योरिटी ज्वाइन नहीं होता है, कोई और दूसरा पर्सन गारंटी नहीं देता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरी जो गारंटी है वो इनवैलिड मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन थी कि कोई और पर्सन ज्वाइन होना चाहिए, किसी और ने भी गारंटी देना चाहिए, तो मेरी गारंटी फाइनल मानी जाएगी, मैंने ऐसा पहले ही बोल दिया था। तो पे सेम चीज बताई गई है
joining of other co-sureties में where a person gives a guarantee upon a contract that a creditor shall not act upon until another person has joined। मैंने बोला कि कोई और व्यक्ति ने, कोई और पर्सन ने भी गारंटी देना चाहिए as a co-surety, the guarantee is not valid if the other person does not join। मैंने बोला था कोई और पर्सन को लेके आओ, उसको भी गारंटी देने दो, फिर हम दोनों मिलकर गारंटी देंगे। कोई और ज्वाइन नहीं होता है तो मेरी गारंटी क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। that implies the guarantee by surety is not valid if the condition is imposed by the surety that some other person must also join as a co-surety but such other person does not join। बहुत सिंपल है यार, घुमा फिरा के बस एक ही चीज बोला है तुमको, तुम लॉजिकली समझ जाओ। अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, तुम आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जो मैं तुमको बता रही हूँ सारे कंसेप्ट, उसको सुन लो और बहुत लॉजिकली तुमको भी पता है कि यार अगर श्योरिटी ने बोल दिया कि मेरे साथ और एक पर्सन ने गारंटी देना चाहिए, दूसरा कोई आया ही नहीं गारंटी देने के लिए, तो मेरी गारंटी क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं, मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं। कितना सिंपल था, अभी समझना। सेक्शन 142 एंड 143 एंड 144 ये तीनों सेक्शन और एक जगह पे कवर है। और ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट ने सीधा पूछा था एमटीपी आरटीपी में। समझना, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। इंस्टीट्यूट ने सीधा पूछा था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में से पूछा था बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कितने पॉइंट है इसमें? इसमें 3 पॉइंट है जो अपन ने अभी देखा। फर्स्ट इज बाय मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 142, बाय कंसीलमेंट सेक्शन 143 एंड लास्ट वन क्या था कि को-श्योरिटी ज्वाइन होना चाहिए सेक्शन 144। सेम चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। देखो इस केस में अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू तुमने क्या किया, अगर गारंटी ले लिया, इनवैलिड बना जाएगा ट्रांजैक्शन। अगर कंसीलमेंट किया, इनवैलिड हो जाएगा। अगर दूसरे को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं करते तो क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड, मतलब फिर से इनवैलिड हो जाएगा। तो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था सेम चीज है। और इंस्टीट्यूट ने ऐसी हेडिंग डाल के पूछा था बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, तुमको ये 3 पॉइंट लिख के आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको तीनों पॉइंट एकदम डिटेल में समझाया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, सेम पॉइंट रिपीटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। कहाँ पे कवर है ये कवर है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में, थर्ड वाले पॉइंट में कवर है। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में कवर है। लेट अस कंटिन्यू, अपन ये कंटिन्यू करते हैं। I hope people essential features of guarantee is very much clear to you। सबसे पहली बात तो पर्पस क्या है, कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइटिंग में नहीं रहा फिर भी चलता, जॉइनिंग ऑफ अदर को-श्योरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गारंटी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक गारंटी मतलब ऐसी गारंटी रहती है जो एक ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है, एक नॉर्मल डेट के लिए दी जाती है, एक लाइबिलिटी के लिए दी जाती है, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे वर्ड क्या है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अगर गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। मैम हमको समझ में आ गया। अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए अगर गारंटी दी जा रही है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए अगर गारंटी दी जा रही है उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग गारंटी। जो बेटा अपने एग्जांपल देखा था, जो लोन का एग्जांपल देखा था, ये क्या था? ये कंटिन्यूइंग था कि स्पेसिफिक था? मैम ये तो स्पेसिफिक था ना, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए आपने गारंटी दिया था। यहाँ पे 25 लाख का जो ये लोन लिया था कजिन भाई ने, एक ही ट्रांजैक्शन था, एक ही लाइबिलिटी थी, आपने उसके लिए गारंटी दिया था। सो दिस इज स्पेसिफिक गारंटी। क्या था वो? स्पेसिफिक गारंटी था। अ गारंटी व्हिच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट और अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गारंटी। वेरी सिंपल। द श्योरिटीज लायबिलिटी कम टू एन एंड व्हेन अ गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और अ प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। मतलब अगर लायबिलिटी का पेमेंट हो जाता है, डिस्चार्ज मतलब अगर लायबिलिटी का पेमेंट पूरी तरीके से हो जाता है तो मेरी लायबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। और बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए अगर गारंटी दी जाती है दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अब ना मेरी मम्मी ना ये जनरल स्टोर पे हमेशा जाती रहती है, हमेशा रोज जाती रहती है फ्रूट्स खरीदने, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए और घर का सामान खरीदने के लिए हमेशा ये जनरल स्टोर पे जाती है। मैंने इस ओनर को बोला कि ओनर अगर मेरी मम्मी तुमको पेमेंट करती है तो पेमेंट ले लो, अगर मेरी मम्मी ने तुमको पेमेंट नहीं किया तो मंथ के एंड में मैं तुमको हमेशा पेमेंट करते जाऊंगी। ये क्या है? दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी। यहाँ पे गारंटी मैंने 1 महीने के लिए नहीं ली, मैंने एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं ली, मैंने बोला हर महीने मेरी मम्मी अगर गुड्स खरीदती है, मेरी मम्मी ने तुमको पेमेंट नहीं दिया कोई बात नहीं, मंथ के एंड में मैं हमेशा आऊंगी और तुम्हारे अकाउंट को सेटल कर दूंगी। मतलब मैंने क्या किया? हर महीने के लिए गारंटी लिया। ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बहुत सारी लायबिलिटी है, ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए रहती। इस केस में मैंने 1 महीने की गारंटी नहीं लिया, मैंने बहुत सारे मंथ की गारंटी ले लिया। ये गारंटी कब खत्म होगी मैम? कब खत्म होगी? यहाँ पे बोला गया है
फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो हो गया। अ श्योरिटी इज लायबिलिटी कंटिन्यू अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन। अगर मैं ये ओनर को जाके बोलती हूँ कि ओनर फ्यूचर में अगर मेरी मम्मी तुमसे गुड्स खरीदे ना, मेरी मम्मी से ही पैसा मांगना, मैं गारंटी कैंसिल करती हूँ, अगर मैंने उसको नोटिस दे दिया, मैंने उसको बता दिया, मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद मैं लाइबल नहीं होंगी, लेकिन सारे पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहूंगी, ठीक है। तो मुझे ओनर को जाके बताना पड़ेगा कि मैं अपनी गारंटी कैंसिल कर रही हूँ फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड स्पेसिफिक गारंटी वर्क्स। ओके मैम, बहुत सिंपल था। स्पेसिफिक मतलब एक ट्रांजेक्शन, कंटिन्यू मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम आप तो हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये भी सेक्शन 128 भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है, ये टॉपिक पे इंस्टीट्यूट ने पूछा था सेक्शन 128, बताओ सीधा 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से सुनना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। देखो, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज कोएक्सटेंसिव with that of principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। कोएक्सटेंसिव का मतलब क्या है? कोएक्सटेंसिव मतलब ये बोलना चाहती है कि देखो, जितनी लायबिलिटी डेटर की है, जितनी लायबिलिटी इस केस में मेरे कजिन भाई की है, उतनी ही श्योरिटी की रहेगी, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया है तो। अगर इसकी लायबिलिटी 25 लाख है तो मेरी भी 25 लाख रहेगी। इसने 25 लाख में से 10 लाख का पेमेंट कर दिया, अभी सिर्फ 15 लाख पेंडिंग है, अगर इसकी लायबिलिटी भी 15 लाख है तो मेरी भी 15 लाख रहेगी। अगर इसकी 5 लाख की लायबिलिटी है तो मेरी भी 5 लाख की रहेगी। इसको बोलते हैं कोएक्सटेंसिव, मतलब जितनी लायबिलिटी डेटर की है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की रहेगी। इसको बोलते हैं कोएक्सटेंसिव, इक्वल लायबिलिटी रहेगी अनलेस अदरवाइज अग्रीड। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया कि भाई मैं सिर्फ 2 लाख देने वाली हूँ, 3 लाख देने वाली हूँ, तो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बताया है तो कोएक्सटेंसिव रहेगी। क्या रहेगी? कोएक्सटेंसिव रहेगी। जो मैं बार-बार वर्ड रिपीट कर रही हूं ना, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर तुम आंसर में ये कोएक्सटेंसिव लिख के आओगे, उसको अंडरलाइन करोगे, तुमको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड पे ग्रैप लाओ, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज ऑफ सेकेंडरी नेचर, जो श्योरिटी की लायबिलिटी रहती है वो सेकेंडरी नेचर की रहती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेकेंडरी नेचर? क्योंकि यार सबसे पहले तो इसकी लायबिलिटी है, ये कजिन की लायबिलिटी है। अगर इस कजिन ने लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, अगर इसने नहीं किया, उसके बाद मुझे करना पड़ेगा, तो मेरी फर्स्ट स्टेज पे लायबिलिटी नहीं है, मेरी सेकंड स्टेज पे लायबिलिटी आएगी। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया, अगर इसने पेमेंट नहीं किया, फिर मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गारंटी दिया था। तभी बोला गया है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एज ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ओके, where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of surety also ceases मतलब end हो जाएगी। ये बोल रहे हैं अगर डिफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाता है, इनकी अग्रीमेंट ही खत्म हो जाता है, ये खुद ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी। बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अभी देखो, ये डेटर और क्रेडिटर, ठीक है, इन्होंने बोला था कि हम तुमको लोन देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है इन्होंने क्या किया? लोन अग्रीमेंट में ना प्रॉपरली सिग्नेचर नहीं लिया, प्रॉपरली स्टैंपिंग नहीं थी, तो बाद में जब फाइनल वेरिफिकेशन हुआ ना पूरे डॉक्यूमेंट का, तो ऐसा बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट कुछ काम का नहीं है, इस पे स्टैंपिंग नहीं है, इस पे सिग्नेचर नहीं है, दिस डॉक्यूमेंट इज डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट है। तो अग्रीमेंट उन्होंने इनवैलिड बना दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। अपना लॉ बोलता है अगर तुम्हारी मेन अग्रीमेंट ही अगर कैंसिल हो जाती है, वो इनवैलिड बन जाती है, तो यार मेरी लायबिलिटी कैसे आएगी? यार इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वही अभी डिफेक्टिव बन गया है, वही कैंसिल हो गया है, वही इनवैलिड है, तो मेरे को क्या पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको क्यों देना पड़ेगा? आप तो बस गारंटी दे रहे थे। अगर इनका ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बन गया तो मैं क्यों पैसा दूंगी? तो हमें सेम चीज दी है, वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी आल्सो सीजेस। मुझे भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। A creditor may choose to proceed against the surety first unless there is agreement to the contrary। यहाँ पे बोला गया है अगर कुछ अग्रीमेंट में नहीं दिया है तो जो क्रेडिटर होता है ना, जो क्रेडिटर होता है वो सीधा श्योरिटी से भी पैसा मांग सकता है, सीधा मेरे से भी पैसा मांग सकता है इस केस में। मैम इसका मतलब अभी देखो ड्यू डेट आ गई, ठीक है, अभी ना मेरे भाई को पेमेंट करना चाहिए था, लास्ट डेट आ गई, मेरे भाई को पेमेंट करना चाहिए था, मेरे भाई ने पेमेंट नहीं किया, लास्ट डेट पे मेरे भाई ने पेमेंट नहीं किया, उससे डिफॉल्ट हो गया, अब वो पैसा नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है ना, जो क्रेडिटर है वो सीधा मुझे नोटिस दे सकते, सीधा मेरे से पैसा मांग सकते, क्योंकि इसने तो डिफॉल्ट कर दिया, वो इसके पास जाएंगे भी नहीं, सीधा जैसे ही इसने डिफॉल्ट किया ना वो मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी, बैंक वाले सीधा मेरे से पैसा मांग सकते फर्स्ट, श्योरिटी फर्स्ट, अगर यहाँ पे डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो अगर इसने पैसा नहीं दिया टाइम पे वो सीधा मेरे पास आएंगे और मेरे से पैसा मांगेंगे। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ना तुम्हारे बहुत सारे यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, अब एग्जाम्पल को चेंज करते और फ्रेश तरीके से दूसरा टॉपिक समझते हैं। हाँ, ये डिस्टिंक्शन अपन लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत अच्छे से फ्लो में चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझते हैं, यहाँ पे इंडिनिटी को बीच में नहीं लाते, अभी लास्ट में पढ़ लेंगे अपन। हाँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी इंस्टीट्यूट पूछती है।
लास्ट में डिफरेंशिएट समझ लेंगे, ठीक है। अभी अपन ये भी नहीं पढ़ते, अपन जाते सीधा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे अभी, यस, राइट्स ऑफ श्योरिटी पे जाते, एकदम सीक्वेंस में जाते। इसको ना 5 बार स्टार कर लो। मैम 5 बार स्टार क्यों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर देख लो, ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट इस यूनिट से पूछती है, बहुत बारी पूछती है। राइट्स ऑफ द श्योरिटी बताओ, कभी पूछती है तीनों के बारे में पूछती है, कभी बोलती है क्रेडिटर के अगेंस्ट बताओ, डेटर के अगेंस्ट बताओ, को श्योरिटी के अगेंस्ट बताओ, ठीक है। तो इस पॉइंट को एकदम अच्छे से समझना। राइट्स ऑफ द श्योरिटी, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले उसमें राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। देखो श्योरिटी मतलब जो गारंटी देता है वो रहता है श्योरिटी, तो उसके राइट क्या है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। अभी जो अपन एग्जांपल समझा था ना, उसके थ्रू पूरे टॉपिक को समझेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। देखो एक बायर रहता है जिसको गुड्स खरीदना रहता है 10 लाख रुपए के क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधारी पे गुड्स खरीदना रहता। तो सेलर उसको बोलता है कि बायर ठीक है मैं तुझे उधारी पे गुड्स दे दूंगा, लेकिन किसी की गारंटी लेके आओ, किसी की श्योरिटी लेके आओ। तो यहाँ पे जो बायर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये गारंटी देता है इस सेलर को कि अगर बायर पेमेंट नहीं कर पाया ना 10 लाख रुपए का, तो मैं पेमेंट करूंगा। मतलब इस केस में क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है? मैम डेटर ना ये बायर है, ये सेलर ना क्रेडिटर है, और ये थर्ड पर्सन मतलब जो बिजनेसमैन है वो श्योरिटी, जो गारंटी देता है वो श्योरिटी है। तो इस केस में बात किसकी चल रही है, राइट्स ऑफ द श्योरिटी। मतलब ये जो बिजनेसमैन है ना जिसने गारंटी दिया, उसके पास क्या क्या राइट्स है, उसके पास क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर मतलब ये बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है, मतलब जिसने गारंटी दिया उसके क्या क्या राइट्स है इस बायर के अगेंस्ट, क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सोच के देखो लॉजिकली। मैम बहुत सिंपल है, अगर अगर ये श्योरिटी ने अगर पेमेंट कर दिया ना सेलर को, अगर बायर पेमेंट नहीं कर पाया, अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया ना सेलर को, तो बाद में इस बायर को पेमेंट करना पड़ेगा, इस श्योरिटी को, बायर को पेमेंट करना पड़ेगा, उसके फ्रेंड को, इस श्योरिटी को। आर यू गेटिंग? यही रहेगा। सो यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाला पॉइंट, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है, लिख लो, प्लेस चेंज करना, प्लेस चेंज करना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में दिया है, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। ये लाइन का मीनिंग होता है सब्रोगेशन। द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, मतलब श्योरिटी क्रेडिटर की जगह ले लेगा, जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर बन जाएगा, मतलब उसने प्लेस चेंज कर दिया, वो श्योरिटी से क्रेडिटर बन गया, मतलब उसने प्लेस चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन, प्लेस को चेंज करना। अभी इस केस में क्या रहेगा, जो मैंने तुमको बताया वही सेम केस है कि यहाँ पे अगर पेमेंट की बारी आ जाती है, पेमेंट का टाइम आ जाता है, और ये बायर पेमेंट नहीं कर पाया इस सेलर को 10 लाख रुपए का, तो पेमेंट किसको करना पड़ा, पेमेंट यहाँ पे श्योरिटी को करना पड़ा। जैसे ही श्योरिटी ने सेलर को पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा, बाद में इस बायर को, मतलब इस डेटर को, इस श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा जो उसने इस सेलर को किया। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। मतलब यहाँ पे जैसे इसने पेमेंट कर दिया, अब ये क्रेडिटर बन गया, अब ये क्रेडिटर बन गया, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब ये बायर इसको पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, चेंज इन प्लेस हो गया। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन, चेंज इन प्लेस, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो where a guaranteed debt has become due or default of a principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all he is liable for is invested with all the rights which the creditor has against the principal debtor. That is subrogation. It means that on payment of the guaranteed debt or performance of a guaranteed duty, the surety steps into the shoes of the creditor. जो surety है वो creditor की जगह ले लेगा। Next point is implied promise to indemnify the surety. इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है लिख के बताना या फिर बातचीत करना। इम्प्लाइड का मतलब होता है अजम्पशन बेसिस पे, मतलब लिख के भी नहीं बता रहे हो या फिर नहीं बातचीत कर रहे हो, एक अजम्पशन रहता है किस चीज का, कि जो डेटर है वो इंडिम्निफाई करेगा श्योरिटी को। इंडिम्निफाई मतलब पैसों का पेमेंट करना, उसको रियम्बर्समेंट करना। सेम चीज बोल रही है, सेम चीज बोल रही है यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर इस श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया इस सेलर को, मतलब क्रेडिटर को, तो बाद में इस डेटर को पेमेंट करना पड़ेगा इस श्योरिटी को। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है implied promise to indemnify the surety। देखो बताती हूँ मीनिंग। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज implied promise by principal debtor, इस केस में बायर है डेटर, to indemnify the surety is entitled to recover from the debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee but not sum which he paid wrongfully। मतलब जो भी सम उसने पेमेंट किया है वो डेटर से ले सकता है। तो मैम इन्होंने सेम ही बात को दो बार घुमा फिरा के क्यों बोला है, तो समझना। यहाँ पे राइट ऑफ सब्रोगेशन मतलब इन्होंने साइड ली है श्योरिटी की, वो श्योरिटी के साइड से बता रहे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कि श्योरिटी के पास राइट आ जाएगा पैसा लेने का,
ठीक है, उसके राइट के हिसाब से बता रहे, उसके हक के हिसाब से बता रहे। लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे, लायबिलिटी बता रहे, किसकी, डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यहाँ से डेटर को बता रहे कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाले पॉइंट में बता रहे राइट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब यहाँ पे श्योरिटी का राइट है, हक है पेमेंट लेने का। तो उन्होंने क्या किया, बोथ ऑफ साइड से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट है वो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेकिन मैम दोनों में डिफरेंस है क्या, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, वन एंड द सेम पॉइंट है। सिर्फ यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे और यहाँ पे क्या है, राइट बता रहे, किसका, श्योरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, डेटर की। बस दोनों पॉइंट को घुमा फिरा के बोला है, कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, किसके, श्योरिटी के। श्योरिटी के क्या क्या राइट है, क्रेडिटर के अगेंस्ट, मतलब इस केस में सेलर के अगेंस्ट। श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे इस बायर ने एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन करते टाइम इस बायर ने, ठीक है, ट्रांजेक्शन करते टाइम इस बायर ने कुछ सिक्योरिटी दिया था इस सेलर को, सिक्योरिटी दिया था इस सेलर को। देखो सेलर उसको उधारी पे गुड्स दे रहा है तो उसने कुछ सिक्योरिटी दिया था, एग्जाम्पल उसने गोल्ड की चेन दिया था एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है अगर इस सेलर के पास, मतलब इस क्रेडिटर के पास अगर कुछ सिक्योरिटी आती है तो पॉइंट क्या है, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी। अगर उसके पास कुछ सिक्योरिटी आती है तो इस सेलर को जैसे ही उसको पेमेंट मिल जाएगा इस श्योरिटी से, उस सिक्योरिटी को देना पड़ेगा इस श्योरिटी को, उस सिक्योरिटी को देना पड़ेगा इस श्योरिटी को। फिर से समझना, अगर बायर कुछ सिक्योरिटी देता है सेलर को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आगे जाके इस श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया इस सेलर को, पेमेंट कर दिया यार, उसको पेमेंट मिल गया अभी, तो उसको वापस सिक्योरिटी करना पड़ेगा ना, तो ये सिक्योरिटी किसको दे देगा, ये दे देगा श्योरिटी को, क्योंकि उसको पेमेंट किससे मिला है, उसको पेमेंट मिला है यहाँ पे श्योरिटी से, तो इसलिए उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम चीज दी है, अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety know the existence of the security or not। मतलब श्योरिटी के पास राइट है सारी सिक्योरिटी लेने के लिए जो उसको क्रेडिटर से मिलेगी अगर उसने पेमेंट कर दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब माइनस करने का राइट, डिडक्शन का राइट। मैम ये क्या बोल रहा है, राइट टू सेट ऑफ क्या है, अपने लॉ ने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि देखो अगर पेमेंट करते टाइम बायर पेमेंट नहीं कर पाया, ये तो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो किसको करना पड़ेगा, श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करते टाइम यहाँ पे श्योरिटी के पास राइट है, राइट टू सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब डिडक्शन लेना, किस चीज का। अभी देखो एग्जांपल, अब इस बायर ने क्या किया था, 10 लाख के गुड्स खरीदा था उधारी बेसिस पे। तो कितने के गुड्स खरीदा था, 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदा था। मतलब बायर को सेलर को कितना पेमेंट देना है, मैम 10 लाख रुपए का पेमेंट देना है। राइट टू सेट ऑफ का मतलब क्या है, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या कि देखो बायर को इसको 10 लाख रुपए देने हैं लेकिन सेलर को ऐसा कुछ पैसा देना है क्या, बायर को कोई ट्रांजेक्शन से, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर पास्ट में कभी कुछ हुआ था कि सेलर ने हेल्प ली थी बायर की, तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है क्या जहां पे सेलर को पैसा देना है इस बायर को, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है क्या। तो सेलर बोलता है हाँ, ये ना देखो बायर ना लॉयर है, एडवोकेट है, तो सेलर बोलता है कि हाँ एक बार लीगल मैटर सॉल्व करने के लिए ना मैंने इस बायर की हेल्प लिया था और हमारा 1 लाख का बिल हुआ था, मैंने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया। तो अपना लॉ बोलता है अच्छा रुक जाओ, फिर हम सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ का मतलब क्या है, देखो तुमको बायर से 10 लाख रुपए आने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको बायर को 1 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो तुमको सेट ऑफ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 9 लाख, इज इक्वल्स टू 9 लाख। मतलब ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और श्योरिटी को पेमेंट करते टाइम सिर्फ 9 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, पूरे 10 लाख का नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसके पास राइट आ गया, राइट टू सेट ऑफ, मतलब डिडक्शन का राइट आ गया। आर यू गेटिंग, क्या रहता है समझो, मतलब इसको 10 लाख रुपए देने हैं लेकिन सेलर को ना इसको 1 लाख रुपए देने हैं, इनका 5 लाख ट्रांजेक्शन था, तो श्योरिटी पेमेंट करते टाइम पूरा पेमेंट नहीं करेगा, वो राइट टू सेट ऑफ, वो सेट ऑफ ले लेगा, माइनस कर देगा अमाउंट और जितना नेट अमाउंट है उतने का पेमेंट कर देगा। सही बात है, ऑब्वियसली इट्स वेरी लॉजिकल। सो यहाँ पे सेम चीज दिए, देखो इफ द क्रेडिटर्स यूज द श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ। श्योरिटी के पास राइट आ जाएगा सेट ऑफ लेने का, इफ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर हैज अगेंस्ट द क्रेडिटर। ओके, राइट टू शेयर द रिडक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, द श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी द प्रिंसिपल डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट। अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो जाता है, यहाँ पे बायर को 10 लाख रुपए देना था सेलर को, लेकिन बायर कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। देखो यार कंगाल तो हो चुका है लेकिन उसके पास कुछ तो असेट्स होंगे ना, थोड़ी बहुत, तो लॉ बोलता है जितनी भी तुम्हारे पास असेट्स है, जितना पैसा बन सकता है तुम उतना पैसा दोगे, फिर जितना नहीं बन पाया उतना श्योरिटी देगा, उतना श्योरिटी देगा। एग्जाम्पल समझ के चलो कि इस केस में बायर इंसॉल्वेंट तो हो गया, ठीक है,
लेकिन उसके असेट से ना 2 लाख रुपए बन जाएंगे, 2 लाख रुपए बन जाएंगे। तो बायर से 2 लाख रुपए ले लेगा, लाइबिलिटी कितनी की थी, 10 लाख रुपए की थी, और 8 लाख रुपए इस श्योरिटी से ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, राइट टू शेयर द रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जितना अमाउंट बन सकता है, जितना अमाउंट बन सकता है यहाँ पे इस केस में डेटर से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जितने भी उसके असेट से पैसे आ जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डेटर के केस में अगर उसके असेट से 2 लाख रुपए बन सकते हैं तो 2 लाख यहाँ पे डेटर दे देगा और बचा हुआ अमाउंट ये श्योरिटी दे देगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो अपन ने क्या देख लिया कि श्योरिटी के पास राइट है सिक्योरिटी लेने का, श्योरिटी के पास राइट है सेट ऑफ लेने का, श्योरिटी के पास राइट है रिडक्शन लेने का। ठीक है, राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। को श्योरिटीज मतलब जब दो या उससे ज्यादा लोग अगर साथ में गारंटी देते हैं, साथ में गारंटी देते हैं तो सबको माना जाता है को श्योरिटीज। क्या माना जाता है, को श्योरिटीज। तो यहाँ पे एक को श्योरिटी के राइट क्या है, दूसरे को श्योरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो समझना, unless otherwise agreed, each surety is liable to contribute equally for the discharge of the whole debt or a part of the debt remains unpaid by the debtor. Unless otherwise agreed मतलब अगर कुछ अग्रीमेंट नहीं बनी है तो जितने भी लोगों ने साथ में गारंटी दी है सबकी इक्वल लाइबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे इसका 10 लाख की लाइबिलिटी थी, ठीक है, ये सेलर था, ये बायर था। तो यहाँ पे दो श्योरिटी ने यहाँ पे गारंटी दिया कि हम क्या करेंगे, अगर बायर पेमेंट नहीं कर पाए ना तो हम तुमको पेमेंट करेंगे सेलर। इन दोनों ने साथ में मिलकर गारंटी दे दिया। ठीक है, 10 लाख की लाइबिलिटी थी। अपना लॉ बोलता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर तुम्हारी कुछ अग्रीमेंट नहीं बनी है तो जितने भी श्योरिटी तुम्हारे ट्रांजैक्शन में है सबकी इक्वल लाइबिलिटी रहेगी। यहाँ पे 10 लाख की लाइबिलिटी है, 10 लाख की लाइबिलिटी है, इसका मतलब इसकी 5 लाख की रहेगी, इसकी 5 लाख की रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग रहेंगे तो हर एक पर्सन की 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख ऐसी लाइबिलिटी रहेगी। इन शॉर्ट जितने कॉ श्योरिटीज है तो उनकी सबकी इक्वल लाइबिलिटी हो जाएगी जितने पर टोटल अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो ये क्या था, ये था सेक्शन 146 कि अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया है सबकी लाइबिलिटी इक्वल रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मैं तो सिर्फ 3 लाख रुपए दूंगा, ये बोलता है ठीक है बचा हुआ 7 लाख मैं दूंगा, 7 लाख के ऊपर नहीं दूंगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया है लाइबिलिटी ऑफ द को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट अमाउंट। अगर अलग अलग अमाउंट के लिए लाइबल होना चाहते हैं तो क्या होगा, The principle of equal contribution is, however, subject to maximum limit fixed by the surety to his liability. Maximum limit fixed by the surety to his liability. Co-sureties who are bound in different sum are liable to pay actually as far as the limit of their respective obligation permit. इसमें ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनना, मैं तुमको बहुत अच्छे से एग्जांपल देने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, अगर तुमने ध्यान से सुन लिया, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझना। अभी देखो सेक्शन 147 क्या बोलता है, अगर श्योरिटीज ने अलग अलग अमाउंट के लिए अगर मैक्सिमम लाइबिलिटी बता दिया तो क्या होगा। एग्जांपल इस वाले केस में इस बायर की लाइबिलिटी कितनी थी मैम, 10 लाख रुपए की थी, ये सेलर था, ये बायर था। ठीक है, कितने श्योरिटीज है, यहाँ पे 2 श्योरिटी है। अभी सेक्शन 147 के हिसाब से अगर इन्होंने ऐसा बता दिया, ये श्योरिटी बोलता है कि भाई मैं तो सिर्फ 3 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट दे पाऊंगा, उसके ऊपर नहीं दे पाऊंगा। फिर ये श्योरिटी बोलता है कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम 7 लाख का दूंगा, उसके ऊपर नहीं दूंगा। मतलब दोनों ने अपनी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया। ये बोलता है 3 लाख दूंगा, ये बोलता है मैं 7 लाख दूंगा, दोनों ने मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया। अभी ना एग्जांपल समझ के चलो, एग्जांपल समझ के चलो कि आगे जाके ये बायर पेमेंट नहीं कर पाता है, बायर पेमेंट नहीं कर पाता है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, तो क्या होगा, 2 श्योरिटी है, दोनों में इक्वल अमाउंट डिवाइड कर लो। 5 लाख का हाफ हाफ कितना होता है मैम, 2.5 लाख 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख हो जाएगा फर्स्ट वाले श्योरिटी का, दूसरे का 2.5 लाख हो जाएगा। इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख और 7 लाख है, तो ये 2.5 लाख क्या कम है मैक्सिमम लिमिट के, हाँ मैम कम है, इसके 3 लाख है और ये तो सिर्फ 2.5 लाख है, मतलब मैक्सिमम लिमिट के कम है। तो यहाँ पे दोनों श्योरिटी को 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर बायर 5 लाख का पेमेंट नहीं कर पाया तो। समझ में आ गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल सुनना, अगर इस केस में ये बायर 8 लाख का पेमेंट नहीं कर पा रहा, 8 लाख का पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, अपन कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हाफ हाफ डिवाइड कर लो। 8 लाख का हाफ हाफ क्या होता है मैम, 4 लाख होता है, 4 लाख होता है, दोनों की इक्वल लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ये वाली श्योरिटी ने बोल दिया था कि भाई मैं तो मैक्सिमम 3 लाख देने वाला हूँ, तो क्या होगा, फिर जितना इसने मैक्सिमम बोला है ना उसकी उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी। मतलब ये वाली श्योरिटी की सिर्फ 3 लाख की लाइबिलिटी रहेगी। बचा कितना मैम, अगर 8 लाख में से 3 लाख हटा दिया तो 5 लाख बचा, तो दूसरी वाली श्योरिटी की 5 लाख रहेगी। क्या मैक्सिमम लिमिट के अंदर कम है, हाँ मैक्सिमम के कम है, इससे तो 7 लाख की मैक्सिमम लिमिट बोला, ये तो 5 ही लाख है। तो यहाँ पे इस वाली श्योरिटी की 3 लाख हो जाएगी और दूसरा वाली श्योरिटी की 5 लाख हो जाएगी। तुमको क्या करना है, अगर ये एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो भी लाइबिलिटी रहेगी दोनों में इक्वली डिवाइड कर लो, फिर मैक्सिमम लिमिट से चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख का अपन ने क्या किया, 4 लाख 4 लाख किया, फिर अपन ने देखा कि इसने तो सिर्फ 3 लाख की लाइबिलिटी लिया था, तो जिसकी 3 लाख की वो 3 लाख की बियर करेगा, बचा हुआ पूरा अमाउंट
दूसरा वाला करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेप पीपल? मैम हम सबसे पहले ना अमाउंट देख के ना डिवाइड कर देंगे, सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे, फिर मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से प्रॉपर्ली बांट देंगे। समझ में आया? तो 8 लाख को अपने 4 लाख किया, फिर अपने को समझ में आया कि यार इसने तो सिर्फ 3 लाख की लाइबिलिटी लिया, तो उसको 3 लाख की लाइबिलिटी दे दिया, बचा हुआ पूरा दूसरे को दे दिया, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अपना हो चुका है राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी मैंने कम से कम टाइम में ना तुमको फटाफट से समझाने का ट्राई किया है। आई होप पीपल आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। बहुत वॉच टाइम तो बहुत अच्छा रहता है वीडियोस का, लेकिन तुम प्रॉपर्ली लाइक नहीं करते हो, और ये वीडियो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नाउ पीपल नेक्स्ट इज, हाँ अपना ये वाला टॉपिक रह गया। देखो अपना यस अपन डिस्टिंग्विश तो लास्ट में करने वाले हैं, अपन अभी यहाँ पे थे। देखो ये वाला टॉपिक देखो, इस पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना। Liability of two persons primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on the other's default. Other's default इसका मतलब क्या है? Where two person contract with the third party to undertake a certain liability, मतलब surety की बात कर रहे हैं, and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other. The third person not being a party to the contract, the liability of each of the such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract. हम इसका एग्जाम्पल बता दो, इसका एग्जाम्पल बता दो, इसका मीनिंग बता दो, समझना। यहाँ पे बोला गया है कि देखो यहाँ पे ना दो श्योरिटी ने बोला था, दो श्योरिटी ने गारंटी लिया था इस बायर के लिए इस सेलर के पास। इतना समझ में आ गया? अभी तक जो कहानी चल रही है अपने को वही समझना है, ठीक है। दो श्योरिटी ने गारंटी दिया था इस सेलर को इस बायर के लिए, इतना अपने को पता है। 10 लाख का यहाँ पे लायबिलिटी थी। अपना लॉ बोलता है अगर आगे जाके इन दोनों ने अपने आप में अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो इन सबका था, फिर इन्होंने पर्सनली अग्रीमेंट कर लिया, पर्सनली अग्रीमेंट कर लिया। ये क्या बोलता है पता है? देख मैं तो गारंटी का पैसा नहीं देने वाला हूं, मैं तो नहीं दूंगा, अगर तू नहीं दे पाया ना तो मेरी बारी आएगी, तो पहले लायबिलिटी तेरी बनेगी, ऐसा इन दोनों ने अग्री किया। इन्होंने क्या अग्री किया? इसने बोला कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा भाई, पहले तू पैसा देगा, अगर तू भी नहीं दे पाया तो मेरी बारी आएगी, ऐसा इन्होंने अग्री कर लिया। अपना लॉ बोलता है तुम ऐसे जो भी ऐसी प्राइवेट अग्रीमेंट बनाते हो ना, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम दोनों ने मिलके क्रेडिटर को अगर गारंटी दी है, तुम दोनों को क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। ये जो क्रेडिटर है ना, किससे भी जाके पैसा मांग सकता है, वो इससे भी मांग सकता है और इससे भी मांग सकता है। ये ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने ना पर्सनल अग्रीमेंट किया था और अग्रीमेंट के हिसाब से वो पैसा देगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा वो नहीं बोल सकता। अगर तुमने यहाँ पे क्रेडिटर को सीधा अग्रीमेंट किया था, गारंटी दिया था, तो दोनों की लायबिलिटी आ जाएगी और दोनों को पैसा देना पड़ेगा। इन शॉर्ट लॉ बोल रहा है तुम्हारी पर्सनल अग्रीमेंट से हमको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है लाइन, देखो यहाँ पे क्या लाइन है, यहाँ पे लाइन है अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तुम्हारी पर्सनल अग्रीमेंट से हमको कोई अफेक्ट नहीं होता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो मेन अग्रीमेंट हो चुकी है और तुमको उस क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, बहुत सिंपल था, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो। अगर तुमको कंसेप्ट समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक लेके फिर से देख लो, क्योंकि इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, इंस्टीट्यूट ने बनाया है या एमटीपी और आरटीपी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एंड द लास्ट टॉपिक इज डिस्चार्ज of the surety. नेक्स्ट इज पीपल डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। डिस्चार्ज का मतलब है कि श्योरिटी कब रिलीज हो जाएगा, मतलब कब श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधा इनवैलिड बन जाएगा। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कब श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं रहेंगी। इसमें कुछ केसेस दिए हैं, बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज बाय द रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही सीधा कैंसिल हो जाएगा, रिवोकेट मतलब सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी एग्जांपल को थोड़ा सा शफल करते हैं, ठीक है, अलग एग्जांपल समझते हैं। अभी देखो एक घर का मालिक रहता है, ठीक है, उसका खुद का ओन घर रहता है और एक किराएदार आती है घर देखने के लिए, उसको रेंट पर्पस के लिए घर चाहिए रहता है, किराए पे रहने के लिए घर चाहिए रहता है, ठीक है। ये ना दूसरे सिटी से आती है, पहली बार न्यू सिटी में आती है, तो ये यहाँ पे ओनर बोलता है ठीक है मैं तुमको घर दे दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे प्रॉपरली हर मंथली पेमेंट करोगे, इसकी क्या गारंटी है। तो जो किराएदार रहती ना, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती, वो सेम सिटी में रहती बहुत सालों से, तो ओनर उसको पहले से जानता, ये जो श्योरिटी है ना उसको ओनर पहले से जानता। तो यहाँ पे जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ये गारंटी देती है इस ओनर को कि ओनर आप टेंशन मत
मत लो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको बहुत टाइम से जानती हूँ, ये हमेशा आपका पैसा देगी, अगर ये पैसा नहीं देती है तो मैं आपको पैसा दूंगी, मैं आपको पैसा दूंगी। तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड बन जाती है श्योरिटी, और ये बन जाती है डेटर, जो किराएदार है मेन वो डेटर है, इसकी फ्रेंड इसने गारंटी दिया तो श्योरिटी बन गई, और ये जो घर का ओनर है वो क्रेडिटर बन गया, वो क्रेडिटर बन गया, जिसकी लायबिलिटी रहती है वो हमेशा डेटर रहती है, ठीक है। सो शी इज द डेटर एंड शी इज द श्योरिटी एंड ही इज द क्रेडिटर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट वन बाय वन। फर्स्ट इज कि देखो, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा कौन? श्योरिटी। फर्स्ट इज रिवोकेशन बाय द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। अगर श्योरिटी ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, बच्चों अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी, अपन ने ऊपर पढ़ा था मैम, कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए अगर गारंटी दी जाती है उसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। अगर इस केस में इसकी फ्रेंड ने, मतलब इस श्योरिटी ने ऐसा बोला इस ओनर को कि मैं हर मंथ की गारंटी लेती हूँ कि हर मंथली ना अगर ये लास्ट डेट को पेमेंट नहीं करेगी ना तो मैं आपको पेमेंट करूंगी, मतलब इसने ना सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी लिया, इसने एक महीने के लिए गारंटी नहीं लिया, इसने हर महीने के लिए गारंटी लिया। आर यू गेटिंग? तो ये क्या हो गई? ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ इसकी जो गारंटी है ये कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल हो जाएगा? मैम जब ये खुद कैंसिल करेगी। देखो, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, अगर यहाँ पे इसकी फ्रेंड अंकल को एकदम क्लियर कट वे में नोटिस देती है कि अंकल इसके बाद ना मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी, अगर ये आपको पेमेंट करती है नहीं करती है मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है मैं कैंसिल करती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना, मतलब उसने क्या किया, जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? उसके बाद मैम ये तो डिस्चार्ज हो जाएगी, अब इसकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी। सेम चीज तो लॉ बोल रहा है यहाँ पे, a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to the future transaction by notice to the creditor. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transaction. जैसे ही उसकी फ्रेंड ने बोल दिया कि वो किराएदार के लिए, वो जो दूसरी उसकी फ्रेंड है उसके लिए लाइबल नहीं रहेगी, उसने नोटिस दे दिया, फिर बाद में वो लाइबल नहीं रहेगी फॉर अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फॉर अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। देखो, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, इस केस में तो कंटिन्यूइंग गारंटी थी, ये कब रिवोकेट हो जाएगी? अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है। तो इस केस में जिसने गारंटी दिया था अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो कैंसिल हो जाएगा और इसकी कोई भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबिलिटी नहीं रहेगी। मैम अगर फ्यूचर ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी नहीं रहेगी लेकिन जो पास्ट में हो गया उसके लिए क्या, मतलब इसकी डेथ के पहले जो भी लायबिलिटी थी उसके लिए क्या वो जिम्मेदार रहेगी? हार रहेगी। उसके पास जो भी असेट्स है फिर उसको उसमें से देना पड़ेगा। समझना, जैसे ही श्योरिटी की डेथ हो जाती है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगी लेकिन वो पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए लायबल रहेगी। किसमें से पैसा देना पड़ेगा? जो भी उसके असेट्स है उसमें से उसका पैसा दिया जाएगा। सो सेम चीज यहाँ पे दी है, सेम चीज यहाँ पे दी है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कुछ अग्रीमेंट नहीं बनी है तो द डेथ ऑफ ए श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी as to the future transaction taking place after the death of surety for a future transaction। इसका मतलब however the surety's estate मतलब assets remains liable for the past transaction, पुराने ट्रांजेक्शन के लिए उसके assets में से पैसा दिया जाएगा which has already taken place before the death of the surety। okay, नेक्स्ट इज बाय नोवेशन। नोवेशन मतलब अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज चेंज भी हो सकते हैं, पार्टीज सेम भी रह सकते हैं, लेकिन नोवेशन का मतलब क्या है? अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो द श्योरिटी अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द अदर पार्टीज। मतलब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको नोवेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोवेशन। थोड़ा सोच के देखो यार, थोड़ा सोच के देखो कि किराएदार और ये जो ओनर है इनके बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उन्होंने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अगर तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना ही दिया है तो उसके लिए श्योरिटी लायबल क्यों रहेगी? श्योरिटी लायबल क्यों रहेगी? अब हाँ, अगर उसने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी गारंटी दिया फिर वो अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और तुमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो श्योरिटी पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए सीधा डिस्चार्ज हो जाएगी, वो सीधा डिस्चार्ज हो जाएगी। एग्जांपल समझ के चलो कि थोड़े टाइम ना
ये किराएदार यहाँ पे रहती है, फिर उसको लगता है कि यार मुझे और अच्छा घर चाहिए, थोड़ा फर्नीचर वाला घर चाहिए, तो इसने ओनर को बात बताया कि मुझे अच्छा फर्निश वाला घर चाहिए, ये घर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ओनर बोलता है कोई बात नहीं, दूसरे एरिया में मेरा दूसरा फ्लैट है, वो बहुत फर्निश फ्लैट है, आप वहां पे रह लो। तो उसने क्या किया, फिर उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया और पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया, ये नोवेशन हो गया, पूरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको न्यू घर मिल रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब पुराने घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सीधा डिस्चार्ज हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर पार्टीज के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, सो if the fresh contract is entered between the same parties or between the other parties, the consideration being a mutual discharge of the old contract। ठीक है, तो देखो इसमें 3 पॉइंट्स थे। तो बच्चों श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है, मैम सबसे पहली बात तो अगर उसने नोटिस दे दिया कि भाई फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए मैं लायबल नहीं होना चाहती, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर अगर नोवेशन हो जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नोवेशन का मतलब क्या है, अगर टोटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुनना। बाय द वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है, मतलब ना श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा, क्रेडिटर की वजह से। ठीक है, बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब अल्टरेशन। ये वर्ड ना तुमने सुना होगा यूनिट नंबर 4 में, एक नोवेशन वर्ड था, एक अल्टरेशन वर्ड था, एक नोवेशन वर्ड था, एक अल्टरेशन वर्ड था। अल्टरेशन मतलब क्या है, बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेम है, तुमने बस थोड़ी बहुत टर्म्स को चेंज किया, टर्म्स को चेंज किया, उसको बोलते हैं बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रेश बना लिया, पूरे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल कर दिया, उसको नोवेशन माना जाता है, समझना। ठीक है, इससे भी बोला गया है अगर तुम फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आगे क्या है, अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया, लेकिन आगे क्या है, लेकिन आगे तुमने ये चीज श्योरिटी को नहीं बताया, विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया तो श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा, श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। जैसे कि इनके बीच में डिसाइडेड था, इनका जो रेंट था वो 15,000 का रेंट था, 15,000 का रेंट था, इनका रेंट कितने का था, 15,000 का रेंट था। अभी देखो यहाँ पे ओनर ने और इस डेटर ने इन्होंने क्या किया, वेरिएंस इन द टर्म किया, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया। इन्होंने ना रेंट चेंज करके 17,000 का रेंट कर दिया, 17,000 का रेंट कर दिया। लेकिन ये बात ना श्योरिटी को बताई नहीं, ये बात श्योरिटी को बताई नहीं। यार तुम सोचो, जो गारंटी दे रहा है तुम उसको बिना बताए टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो लायबल क्यों रहेगा। तो यहाँ पे लॉ ने बोला है अगर यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर ने टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया और यहाँ पे श्योरिटी को नहीं बताया, 15,000 का रेंट था, 17,000 का रेंट अगर हो चुका है और ये बात श्योरिटी को नहीं पता है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, अब वो लायबल नहीं रहेगा, जो गारंटी थी वो इनवैलिड हो जाएगी। सो वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, it would discharge the surety in respect of all the transaction taking place subsequent to such variance। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है तुमने बिना बताए अगर टर्म्स को चेंज किया ना फिर श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इसका मतलब क्या है, सेक्शन 134, सेक्शन 134 बोलता है अगर enters into fresh or new contract with the principal debtor by which the principal debtor is released। अगर डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में ऐसी कुछ अग्रीमेंट होती है, ऐसी कुछ बातचीत होती है जिसकी वजह से ये जो डेटर है वो रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो उस केस में श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। एग्जांपल समझना, ये ओनर क्या बोलता है, ये ओनर बोलता है इस टेनेंट को, इस किराएदार को, आपका जो भी रेंट था पिछले महीने का कोई बात नहीं, देने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, उसको रिलीज कर दिया, कोई बात नहीं, पिछले महीने का जो भी रेंट था देने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसा बातचीत किया, उसको रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, अगर रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है डेटर को, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं होता बट ऐसे अजम्पशन करके चलो कि यहाँ पे अगर ये ओनर बोलता है इस टेनेंट को कि आपको रेंट देने की जरूरत नहीं, जो भी पिछले महीने का रेंट था, या थोड़ा सोच के देखो, वो यहाँ पे डेटर को बोल रहा है रेंट देने की जरूरत नहीं, फिर ये जो श्योरिटी है वो लायबल क्यों रहेगा, वो लायबल क्यों रहेगा। तो सेम चीज बोली गई है कि अगर डेटर खुद ही अगर रिलीज हो चुका है, अगर इसकी खुद की लायबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी नहीं रहेंगी। So the surety is discharged if the creditors enters into fresh or new contract with the debtor by which the principal debtor is released or does any act or omission, the legal consequences of which is the discharge of the principal debtor। सिंपल सी भाषा में, अगर प्रिंसिपल डेटर खुद ही लायबल नहीं है तो श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा।
अगर प्रिंसिपल डेटर खुद ही लायबल नहीं है तो श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, बस दिमाग में एक चीज रखो, अगर डेटर खुद ही लायबल नहीं है ना तो श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद और गिव्स टाइम टू और अग्री नॉट टू sue द प्रिंसिपल डेटर। इसमें ना 3 केसेस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 135 समझना, एक एक केस को समझना। कंपोजिशन किया है, या फिर प्रॉमिस टू गिव टाइम दिया है, या फिर प्रॉमिस नॉट टू स्यू किया है, ठीक है, तीनों केसेस है। लेकिन श्योरिटी को बिना बताए, श्योरिटी को बिना बताए सेक्शन 135 में एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम ये तीनों चीज कर रहे हो श्योरिटी को बिना बताए, अगर तुमने किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट इज कंपोजिशन, अपने बुक में मीनिंग लिख लो। कंपोजिशन का मतलब होता है सेटलमेंट करना, सेटलमेंट करना, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर कंपोजिशन करते हैं, मतलब सेटलमेंट कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं, वो भी श्योरिटी को बिना बताए, तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा। जैसे कि मैम, जैसे कि इनका रेंट था 15,000 का, कितने का रेंट था इनका? इनका रेंट था 15,000 का, दोनों का रेंट डिसाइडेड था 15,000। इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। ये ओनर बोलता है कि डेटर 15,000 देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे 8,000 का पेमेंट कर दो, तुम मुझे बस 8,000 का पेमेंट कर दो। मतलब यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, उन्होंने कम अमाउंट में सेटलमेंट कर दिया। अपना लॉ बोलता है तुम ऐसे सेटलमेंट कर रहे हो, कंपोजिशन कर रहे हो, वो भी श्योरिटी को बिना बताए, फिर श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। यहाँ पे मेन चीज क्या है, श्योरिटी को नहीं बताया। सो if the creditor makes a composition with the principal debtor without consulting a surety, the latter is discharged. Composition inevitably involves variation of the original contract and therefore surety is discharged. तुम कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हो ना कहीं ना कहीं, अगर कंपोजिशन कर रहे हो तो वहां पे कंपोजिशन का मतलब क्या है, सेटलमेंट करना, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी। अगर श्योरिटी की परमिशन लेके किया ना फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन तुम श्योरिटी को बिना बताए कर रहे हो ना फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसको बिना बताए तुम कैसे काम कर रहे हो, या गारंटी उसकी ली और उसको बिना बताए कंपोजिशन कर रहे हो, टर्म्स को चेंज कर रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए लॉ बोलता है उसको बिना बताए किया ना फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू गिव टाइम। प्रॉमिस टू गिव टाइम, यहाँ पे अग्रीमेंट हो जाती है, प्रॉमिस किया जाता है। कौन प्रॉमिस करता है? यहाँ पे ये ओनर प्रॉमिस करता है इस टेनेंट से, प्रॉमिस करता है इस टेनेंट से, देखो मंथ के एंड में तुम हमेशा पेमेंट देती हो, कोई बात नहीं, इस बारी क्या करो, मंथ के एंड में मत दो, मैं तुमको 20 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ, मैं तुमको 20 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ। तो देखो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं टर्म्स को चेंज कर रहा है ना। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉमिस टू गिव टाइम, मतलब उसने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया पेमेंट करने के लिए, वो भी श्योरिटी को बिना बताए। तुम जिसकी गारंटी ले रहे हो तुम उसको ही नहीं बता रहे हो कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो डेटर को, ये गलत चीज हो जाएगी, इसलिए श्योरिटी सीधा डिस्चार्ज हो जाएगा। सो व्हेन द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट कम्स, मतलब पेमेंट का टाइम आ चुका है, द श्योरिटी हैज राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल डेटर टू पे ऑफ द डेट। अकॉर्डिंगली इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द क्रेडिटर टुवर्ड्स द श्योरिटी नॉट टू अलाउ द प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम फॉर पेमेंट। अगर तुमने क्या किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया डेटर को बिना बताए श्योरिटी को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना और एक चीज है, केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, दोनों पॉइंट ना लिंक के ध्यान से समझना। सेक्शन 136 बोलता है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे बोला है अगर तुमने प्रॉमिस किया उसको कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर यहाँ पे बोला है अगर तुमने टाइम देने का यहाँ पे प्रॉमिस किया था श्योरिटी के साथ नहीं, कोई थर्ड पर्सन के साथ, अग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन, फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। मैं जो पॉइंट को बोल रही हूँ ना अच्छे से समझो, एकदम कम से कम टाइम में इफेक्टिव वे में तुमको बता रही हूँ, एकदम तुम बस कॉन्सेंट्रेशन से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला मैम, आपने बोला अगर क्रेडिटर ने क्या किया, एक्स्ट्रा टाइम डेटर को दे दिया, एक्स्ट्रा टाइम डेटर को दे दिया बिना श्योरिटी को बताए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है लेकिन अगर क्रेडिटर ने एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रॉमिस किया, अग्रीमेंट किया, यहाँ पे डेटर के साथ नहीं, मतलब ओनर ने एक्स्ट्रा टाइम देने का वादा तो किया, लेकिन यहाँ पे डेटर के साथ नहीं, श्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन के साथ, कोई तीसरे व्यक्ति के साथ, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में अगर ये ओनर अगर इसके साथ वादा करता है, इसके साथ प्रॉमिस करता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ओनर कोई थर्ड पर्सन के साथ वादा करता है, अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ वादा करता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बहुत लॉजिकल था। एग्जाम्पल समझ के चलो कि इस ओनर ने ना
एग्रीमेंट किया, ठीक है, वादा किया, अग्रीमेंट किया, किसके साथ, उसके एजेंट के साथ, उसके एजेंट के साथ उसने अग्रीमेंट किया कि अपन क्या करेंगे ना, इस टेनेंट को ना एक्स्ट्रा टाइम देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि वो आराम से पेमेंट कर सके, अपन इसको तंग नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया, एजेंट ने और ओनर ने अग्रीमेंट किया, तो ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट हो गया। तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटर के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट हुआ, थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट हुआ। मैम इसका मतलब अगर तुमने डेटर के साथ अगर अग्रीमेंट किया ना, ये गलत चीज हो जाएगी, फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन ओनर ने अगर थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट किया ना, फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे दी है कि इस केस में अगर प्रॉमिस टू गिव टाइम किसको दिया था, अगर डेटर को दिया था, डेटर को दिया था, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉमिस नॉट टू स्यू, मतलब यहाँ पे अगर ओनर ने अग्रीमेंट किया, ओनर ने अग्रीमेंट किया किसके साथ, डेटर के साथ, मतलब इस टेनेंट के साथ, कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा अगर तुमने मुझे पैसों का पेमेंट नहीं भी किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा अगर तुमने मुझे पैसों का पेमेंट नहीं भी किया, तो ऐसी कोई भी तुम अग्रीमेंट कर रहे हो बिना श्योरिटी को बताए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब क्या कर रहा है वो, मतलब यार तुम एक तो गारंटी ले रहे हो, किसी से गारंटी ले रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर यहाँ पे अग्रीमेंट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, फिर ये पागल थोड़ी ना है गारंटी देने के लिए, पागल थोड़ी ना है, अपना लॉ सेम चीज बोल रहा है कि तुमने क्या किया, तुमने इसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, ये चीज तो गलत हो जाएगी, फिर श्योरिटी से गारंटी क्यों लिया, अगर तुमको इतना ही उस पर केस फाइल नहीं करना था, फिर श्योरिटी से गारंटी क्यों लिया। इसलिए लॉ बोलता है अगर तुमने श्योरिटी को बिना बताए अगर इसके साथ अग्रीमेंट कर लिया, मतलब क्रेडिटर ने और डेटर ने अग्रीमेंट कर लिया बिना श्योरिटी को बताए कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इफ द क्रेडिटर अंडर एन अग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने अग्रीमेंट किया डेटर के साथ, promises not to sue him, the surety is discharged, surety discharge हो जाएगा। The main reason is that surety is entitled at any time to require the creditor to call upon the principal debtor to pay off the debt when it is due, and this right is positively violated when creditor promises not to sue the principal debtor। यार फिर श्योरिटी पैसा क्यों देगा अगर तुम उसके ऊपर डेटर के ऊपर केस ही फाइल नहीं करना चाहते, तो बहुत लॉजिकल था। अभी समझना, इसका भी एक एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, तो जो श्योरिटी वो क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती। अभी समझना, यहाँ पे बोला गया है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस मतलब थोड़ा सा डिले करना, कुछ नहीं बोलना, थोड़ा सा डिले करना। क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। मैम अब ये क्या बोल रहा है, ये तो पॉइंट थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस मतलब अगर क्रेडिटर डिले कर रहा है केस फाइल करने में तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। मैम हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए, तो बच्चों ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे अगर प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस मतलब कहीं ना कहीं अग्रीमेंट बन रही है, अगर डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में सीधा अग्रीमेंट बनती है ना, अग्रीमेंट बनती है ना, तो श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं रहती। लेकिन वो यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं बना रहे, यहाँ पे क्या है, फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस मतलब थोड़ा सा डिले करना या फिर कुछ नहीं बोलना, मतलब पेमेंट का टाइम आ गया है, पेमेंट का टाइम आ गया है, लेकिन इस डेटर ने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे जो ओनर है ना उसके साथ अग्रीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसको कुछ बोल रहा नहीं, उसके अगेंस्ट केस भी फाइल नहीं कर रहा, थोड़ा डिले कर रहा है, थोड़ा डिले कर रहा है। अपना लॉ बोलता है अगर ये थोड़ा सा बस डिले कर रहा है, थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा पेशेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीधा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, हाँ लेकिन अग्रीमेंट किया ना फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ना इनको ऐसी क्लियर कट अग्रीमेंट नहीं चलती, इनको क्लियर कट अग्रीमेंट नहीं चलती, क्योंकि अग्रीमेंट करना मतलब ये तो यार तुमने श्योरली क्या कर लिया, उसके साथ बातचीत करके फिक्स कर दिया, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ तुम थोड़ा पेशेंस दिखा रहे हो, तुम थोड़ा सा डिले कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे रहे हो सामने वाले को, कुछ नहीं बोल रहे हो थोड़ा टाइम के लिए, हाँ ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety। समझ में आ गया, ऐसे समझ के चलो, अगर तुमने सीधा अग्रीमेंट कर लिया ना फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा टाइम दे रहे हो यहाँ पे डेटर को, थोड़ा रुक रहे हो, थोड़ा डिले कर रहे हो, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ के चलो कि अग्रीमेंट होना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा रुकना बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग थोड़ा पेशेंस दिखाता है, कोई भी थोड़ा रुकता है यार। अगर सामने वाले का पेमेंट का टाइम आ गया है, थोड़ा रुकते अपन, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि श्योरिटी सीधा डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज पीपल, discharge of the sureties by creditors act or omission impairing the surety's eventual remedy। देखो
क्या होता है ना, अगर अगर यहाँ पे जो डेटर है वो डिफॉल्ट कर देता है, अगर डिफॉल्ट कर देता है तो पेमेंट किसको करना पड़ता है मैम, पेमेंट श्योरिटी को करना पड़ता है, श्योरिटी को करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही श्योरिटी ने पेमेंट किया फिर उसको पेमेंट बाद में किससे मिलेगा, डेटर को वापस से पेमेंट करना पड़ेगा फिर श्योरिटी को। दिस इज द केस। यहाँ पे लॉ बोल रहा है अगर क्रेडिटर कुछ ऐसी हरकतें करता है, कुछ ऐसे एक्शन लेता है जिसके वजह से जो श्योरिटी है वो फ्यूचर में अपना पेमेंट नहीं ले पाएगा, प्रॉपरली पेमेंट नहीं ले पाएगा, तो इस केस में सीधा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई भी हरकतें करता है तो। मैम एग्जांपल यहाँ पे डेटर ने ना इसको सिक्योरिटी दिया था, एग्जांपल गोल्ड चेन दिया था, एग्जांपल गोल्ड चेन दिया था, एज ए सिक्योरिटी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ओवर स्मार्टनेस दिखा के ये सिक्योरिटी वापस कर दिया, ये सिक्योरिटी जो है वापस कर दिया इस डेटर को। मतलब यार फ्यूचर में राइट, पैसे लेने का राइट इसके पास भी नहीं रहा, अभी इसके पास भी नहीं रहा। अपना लॉ बोलता है अगर तुम कुछ ऐसी हरकतें करते हो जहां पे श्योरिटी फ्यूचर में अपना पैसा नहीं ले सकता, उसके पास कोई राइट नहीं रहेगा, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ये तो गलत हो जाएगा। अगर तुमने ओवर स्मार्टनेस दिखा के सिक्योरिटी वापस कर दिया या फिर कुछ ऐसी हरकतें की कि फ्यूचर में ये अपना पेमेंट नहीं ले सकती इससे, नहीं ले सकती इससे, तुरंत श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, तुरंत श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे दिया है if the creditor does any act which is inconsistent with the right of the surety or omit to do any act which his duty to the surety requires him to do, and eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired and the surety is discharged। मतलब यार देखो श्योरिटी का भी राइट है, अगर वो आज तुमको गारंटी दे रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, उसका राइट है, फ्यूचर में उसको पैसा मिलना चाहिए, आर यू गेटिंग। लेकिन अगर तुमने उस राइट को ही रोक दिया, उसमें ही तुमने रुकावट ला लिया, तुमने ऐसी कोई चीज कर ली जो फ्यूचर में राइट क्लेम नहीं कर पाएगा, तो उस केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड पीपल द लास्ट वन बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया ऊपर कि अगर तुम मिसरिप्रेजेंटेशन से गारंटी लेते हो तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। अगर तुम लेते हो गारंटी बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपा के, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा के अगर गारंटी लेते हो तो इनवैलिड हो जाएगी। तुमको याद है ना, मैं तुमको पढ़ा दी ऑलरेडी, मैंने तुमको कहाँ पे पढ़ाया बच्चों, मैम आपने ना हमको ये चीज पर्पस में पढ़ाया था, पर्पस में पढ़ाया था, देखो याद आ रहा है क्या, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, और कहाँ पढ़ाया था मैंने यहाँ पे पढ़ा था जॉइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज। मैंने तुमको तीनों पॉइंट्स बच्चों ऑलरेडी पढ़ा दिया, बस वन एंड द सेम है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अगर दूसरे कोश्योरिटीज ज्वाइन नहीं करते हैं कंडीशन रखने के बाद भी, तो उस केस में जो गारंटी है वो इनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। आई होप पीपल आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, अपन ने राइट्स ऑफ द श्योरिटी भी कंप्लीट कर दिया, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है एंड यू रियली लाइक द लेक्चर। मैंने ना कम से कम टाइम में हर एक प्रोविजन को, हर एक कंसेप्ट को कवर करने का ट्राई किया है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कम टाइम है। मैं डिटेल में और जा सकती हूँ, डिटेल में बहुत चीजें बताने के लिए, लेकिन और डिटेल में जाऊंगी आपका बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, और अभी ये टाइम इतना नहीं बचा है कि अपन इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सके। मैंने कम से कम टाइम में पूरे प्रोविजंस को इफेक्टिवली बता दिया है, आपको सारे लॉजिक्स तो क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर को बस कंसंट्रेशन से देखना, आपको हर चीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, यूनिट नंबर 8 के साथ लेके आऊंगी, बहुत जल्दी लेके आऊंगी। एक चीज की श्योरिटी है, इस लेक्चर को देखने के बाद ना अगर आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन दिखता है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट को लॉजिकली समझाया है। लेक्चर को ध्यान से देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।